नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुणा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, आर्थिक विचारों का इतिहास विषय की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एडम स्मिथ पार्ट 3 के साथ। दोस्तों, हमने पिछली 2 वीडियो लेक्चर कड़ियों में एडम स्मिथ के जीवन और कृतित्व के बारे में पढ़ा, उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों और विचारकों के संबंध में हमने चर्चा की तथा हमने एडम स्मिथ के दार्शनिक विचारों के बारे में विस्तृत चर्चा की, क्योंकि एडम स्मिथ के जो दार्शनिक विचार हैं उनका उनके आर्थिक विचारों पर गहरा प्रभाव है और उनके आर्थिक विचार भी उनकी जो दार्शनिक सोच है उससे बेसिकली निकल नहीं पाए। तो दोस्तों, एडम स्मिथ के आर्थिक विचार जो कि हमको उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में पढ़ने को मिलते हैं, उनको हम 2 भागों में बांटकर उनका अध्ययन करेंगे। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक पहलू पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस को 5 भागों में बांटा है: बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 और बुक 5। पुस्तक के प्रथम 3 पृष्ठों में पुस्तक का परिचय या इंट्रोडक्शन है तथा पुस्तक के अंत में एक अनुबंध या अपेंडिक्स है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो कड़ी में हम एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस की बुक 1 में दिए गए उनके विचारों पर विस्तृत चर्चा करेंगे या उनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एडम स्मिथ की जो बुक है उसका प्रारंभ श्रम के साथ एडम स्मिथ ने किया है। किताब का जो परिचय है उसमें ही उन्होंने श्रम को सर्वाधिक महत्व दिया और कहा कि यह श्रम ही है जो कि राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुओं की और सुविधाओं की सप्लाई करता है। इसके बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। एक कोट मैंने एडम स्मिथ की आपके लिए यहाँ लिखी है: The annual labor of every nation is the fund which originally supplies it with all the necessaries and conveniences of life, which it actually consumes। यानी कि हम जिन भी आवश्यकताओं का और सुविधाओं का उपभोग करती हैं उनका उत्पादन श्रम के द्वारा ही किया जाता है। श्रम तथा श्रम विभाजन, यह दोनों एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों में केंद्रीय स्थान रखते हैं। इन दोनों का जो महत्व है एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में इतने प्रभावी ढंग से वर्णित किया है कि श्रम को परंपरावादी अर्थशास्त्र में उत्पादन के एकमात्र साधन के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। दोस्तों, पूरा जो परंपरावादी आर्थिक साहित्य है, आर्थिक विचार हैं, उनमें श्रम को उत्पादन का एकमात्र साधन माना गया है। जिस प्रकार से प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने केवल भूमि को या नेचर को उत्पादन का एकमात्र साधन माना था, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने प्रकृतिवाद से हटकर श्रम को सर्वाधिक महत्व दिया और इसको उत्पादन का एकमात्र साधन माना। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने भूमि को ही उत्पादक माना था और श्रम के योगदान को महत्व नहीं दिया था। लेकिन एडम स्मिथ के अनुसार श्रम ही किसी राष्ट्र के धन में वृद्धि करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। अभी पिछले पृष्ठ पर भी हमने चर्चा की। पुस्तक के प्रारंभिक वाक्य में, यानी कि एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रारंभ ही श्रम के साथ किया है और उनका जो प्रारंभिक सेंटेंस है वो कोट मैं कर रही हूँ: प्रत्येक राष्ट्र का
वार्षिक श्रम ही वह कोष है जो मूल रूप से उसकी आवश्यक एवं सुविधाजनक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जिसका उपभोग प्रतिवर्ष राष्ट्र के द्वारा किया जाता है, जिसका निर्माण उस श्रम द्वारा उत्पन्न की गई तत्कालिक वस्तुओं या उस उत्पादन सामग्री द्वारा विदेशों से क्रय की जाने वाली वस्तुओं के द्वारा होता है। तो दोस्तों, यह जो एडम स्मिथ का प्रसिद्ध वाक्य है, जो कि वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रारंभिक वाक्य भी है, अपने आप में एडम स्मिथ की विचारधारा में श्रम के महत्व को इंगित करता है। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि हम आवश्यकताओं के रूप में और सुविधाओं के रूप में जो कुछ भी उपभोग करते हैं उसका उत्पादन श्रम के द्वारा किया गया है। यदि हम विदेशों से वस्तुओं का आयात भी करते हैं उपभोग के लिए, तो वे भी उन वस्तुओं के निर्यात द्वारा हमको प्राप्त होती हैं जो कि हमारे देश के श्रम के द्वारा उत्पादित की गई थी। तो दोस्तों, राष्ट्र में उत्पादन में श्रम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा एडम स्मिथ का मानना है। एडम स्मिथ कहते हैं कि हम प्रतिवर्ष जो उपभोग करते हैं उन वस्तुओं का जो उत्पादन है वह मानवीय क्रिया का परिणाम है, ना कि प्राकृतिक शक्तियों द्वारा, जैसा कि प्रकृतिवादियों ने बताया था। दोस्तों, इसको पढ़कर हमको ऐसा लगता है कि श्रम को चूंकि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने और एडम स्मिथ ने सर्वाधिक महत्व दिया और उत्पादन का एकमात्र साधन माना, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उन्होंने प्रकृति की भूमिका की अवहेलना की। एडम स्मिथ को इस चीज़ का एहसास था कि राष्ट्र की समृद्धि में प्रकृति व श्रम दोनों का योगदान है। उन्होंने कृषिगत उत्पादन करने वाले श्रमिकों को भी उत्पादक माना है। जो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे, कैने, टर्गो एवं दूसरे विचारक, उन्होंने केवल कृषिगत उत्पादन करने वाले श्रमिकों को ही उत्पादक माना था और जो अन्य क्रियाओं में लगे हुए श्रमिक थे उनको उत्पादक नहीं माना था। तो एडम स्मिथ ने प्रकृतिवादियों के विचार से सहमति नहीं जताई और उनका विचार था कि कृषिगत कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं उनका श्रम भी उत्पादक है तथा अन्य जो उत्पादन कार्य हैं, क्रियाएं हैं, उनमें लगे हुए जो श्रमिक हैं उनका कार्य भी उत्पादक। एडम स्मिथ ने श्रम को दो भागों में वर्गीकृत किया, उत्पादक श्रम तथा अनुत्पादक श्रम। उत्पादक श्रम को भी एडम स्मिथ ने दो भागों में बांटा। पहला, ऐसे श्रमिक जो टिकाऊ बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यह जो आधार है, इसके अनुसार टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले श्रमिक उत्पादक श्रमिक कहलाएंगे। ऐसी वस्तुएं जिनका कि संचय किया जा सकता हो, इनको एडम स्मिथ ने टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए जूता फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक। लेकिन ऐसे श्रमिक जो कि सेवाओं में लगे हों, जो उत्पादन के साथ ही उपभोग कर ली जाती हैं, उनको एडम स्मिथ ने अनुत्पादक श्रम कहा है, जैसे कि घरेलू नौकरों की सेवाएं। तो इस आधार पर दोस्तों, एडम स्मिथ की अनेक आलोचकों ने आलोचना भी की कि एडम स्मिथ ने केवल भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले श्रमिकों की सेवाओं को उत्पादक श्रम में गिना है, जबकि जो सर्विसेज हैं उसमें संलग्न जो व्यक्ति हैं, श्रमिक हैं, उनके कार्यों को उत्पादक श्रम एडम स्मिथ ने नहीं माना। और उत्पादक श्रम की श्रेणी में जो दूसरे श्रमिक शामिल हैं, वे ऐसे श्रमिक हैं जो कि उत्पादन में मूल्य वृद्धि करते हैं। तो वैल्यू एडेड के आधार पर या जोड़े गए मूल्य के आधार पर उत्पादक श्रम सिर्फ स्वयं के लिए ही जीविकोपार्जन नहीं करता, वरन अपने नियोक्ता के लिए भी लाभ अर्जित करता है, ऐसा
एडम स्मिथ का मानना था। तो फ्रेंड्स, उत्पादक श्रम की श्रेणी में एडम स्मिथ के अनुसार दो प्रकार के श्रमिक आते हैं। पहले जो कि भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जो कि टिकाऊ ड्यूरेबल वस्तुएं होती हैं, और दूसरा ऐसे श्रमिक जो कि वैल्यू एडेड करते हैं या उत्पादन के मूल्य में वृद्धि करते हैं। सेवाओं में लगे हुए श्रमिकों को एडम स्मिथ ने उत्पादक श्रम नहीं माना है। तो उत्पादक और अनुत्पादक श्रम के बीच में जो एडम स्मिथ ने भेद किया है, इसको ज़्यादातर लोग सही नहीं मानते। आलोचकों का कहना है कि एडम स्मिथ ने प्रकृतिवादियों की जो उत्पादक श्रम की अवधारणा थी उसका विस्तार करने की कोशिश की। जिस प्रकार से जो प्रकृतिवादी थे वो ये कहते थे कि जो कृषिगत कार्य हैं उसमें लगे हुए जो श्रमिक हैं वही उत्पादक श्रमिक हैं और अन्य क्रियाओं में लगे हुए श्रमिक अनुत्पादक श्रमिक हैं। स्मिथ ने थोड़ा सा इसका विस्तार किया और इसमें कृषिगत श्रमिकों के साथ साथ अन्य उद्योगों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, जो कि भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उनको उत्पादक श्रम में सम्मिलित किया। और जो प्रकृतिवादी थे वो केवल कृषिगत श्रमिकों को ही उत्पादक श्रम में सम्मिलित करते थे, और स्मिथ ने सभी को ले लिया जो कि भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। और सेवा कार्य में लगे हुए जो श्रमिक हैं उनको एडम स्मिथ ने उत्पादन कार्य में संलग्न या उत्पादक श्रम नहीं माना। तो यह एडम स्मिथ की एक कमी है श्रम के। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ के समस्त आर्थिक विचारों में सर्वाधिक चर्चित और प्रतिष्ठित विचार है वह है श्रम विभाजन का विचार। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक के प्रथम अध्याय में श्रम विभाजन का जिक्र किया है। यह एडम स्मिथ के सभी विचारों का केंद्र बिंदु है। हालांकि श्रम विभाजन का जो कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है, एडम स्मिथ से पहले भी कुछ चिंतक, खास तौर से मैंडेविले कर चुके थे, लेकिन इसको एक उत्पादन के साधन के रूप में, कारक के रूप में जो प्रतिष्ठा है वो एडम स्मिथ ने ही दिलाई। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में एक प्रसिद्ध पिन के उदाहरण के द्वारा श्रम विभाजन की प्रक्रिया को और इससे होने वाले लाभ को और कार्यकुशलता में वृद्धि को समझाया है। मैंने आपके समक्ष एडम स्मिथ के ही शब्द यहाँ पर रखे हैं जिससे कि आप इस प्रक्रिया को समझ सकें। तो एडम स्मिथ ने अपने उदाहरण में बताया कि यदि किसी व्यक्ति को पिन का उत्पादन करना है तो पिन बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें 18 अलग अलग चरण होते हैं। लोहे को गलाना, ढालना, उसको आकार देना, उसके नीचे का भाग, उसके ऊपर की टिप, इस प्रकार से कुल मिलाकर 18 इसमें प्रक्रियाएं या चरण हैं। तो एक व्यक्ति यदि अकेला दिन भर बैठकर पिन का निर्माण करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 पिन एक दिन में बना सकता है। लेकिन यदि श्रम विभाजन होगा और इसके अलग अलग चरण अलग अलग व्यक्तियों के समूह द्वारा पूरे किए जाएंगे तो व्यक्तियों को कार्यकुशलता हासिल होगी और प्रति श्रमिक जो औसत उत्पादन है वह 4800 पिन का यानी 4800 पिन का उत्पादन एक दिन में एक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो श्रम विभाजन है वह श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करता है, श्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है और इस प्रकार से उत्पादन में भी वृद्धि करता है। तो श्रम विभाजन का एडम स्मिथ के उत्पादन, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में केंद्रीय स्थान है या बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान यह रखता है। स्मिथ का विचार था कि श्रम विभाजन को केवल लोकल या स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना चाहिए। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम विभाजन को लागू करेंगे तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के कारण वैश्विक उत्पादन में वृद्धि होगी।
तो अब हम श्रम विभाजन के विचार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रथम अध्याय में, जिसका कि नाम भी उन्होंने ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर रखा, इसमें उन्होंने श्रम विभाजन के महत्व पर विशेष बल दिया है। श्रम विभाजन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स, स्मिथ के जो उत्पादन सिद्धांत है उसमें केंद्रीय स्थान रखता है, क्योंकि श्रम विभाजन को ही एडम स्मिथ ने उत्पादन में वृद्धि करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है, क्योंकि उनके अनुसार श्रम जहां आर्थिक समृद्धि का स्रोत है, वहीं श्रम विभाजन श्रम की उत्पादकता को बढ़ाता है और इस प्रकार से राष्ट्र के धन को भी बढ़ाता है। तो श्रम विभाजन के द्वारा श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है और श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होने से उत्पादन में और राष्ट्र के धन में वृद्धि होती है। श्रम विभाजन की जो अवधारणा है, यह सर्वप्रथम एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित नहीं की एडम स्मिथ से पहले भी मैंडेविले ने अपनी पुस्तक फेबल्स एंड बीज में इसका जिक्र किया है। 1757 वर्ष में हैरिस नाम के विचारक ने भी श्रम विभाजन का जिक्र किया, लेकिन श्रम विभाजन को आर्थिक जगत में प्रतिष्ठा दिलाने वाले जो विचारक थे वो एडम स्मिथ ही थे। श्रम विभाजन की एडम स्मिथ के साहित्य में इम्पोर्टेंस बताने के लिए शुम्पीटर की ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुम्पीटर कहते हैं कि स्मिथ के श्रम विभाजन की सबसे बड़ी विशेषता है कि एडम स्मिथ के पहले या बाद में किसी ने भी श्रम विभाजन पर इस तरीके का बोझ डालने के बारे में नहीं सोचा। एडम स्मिथ के अनुसार यह वास्तव में आर्थिक प्रगति का एकमात्र कारक है। तो दोस्तों, शुम्पीटर ये कहते हैं कि एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन को जितना महत्व दिया और आर्थिक प्रगति में श्रम विभाजन का योगदान की उन्होंने जो भी व्याख्या की या उसकी प्रशस्ति की, उतना विश्वास श्रम विभाजन के कॉन्सेप्ट पर एडम स्मिथ से पहले या बाद के किसी भी विचारक ने नहीं किया। एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन सामाजिक सहयोग की एक प्रणाली है जिसके द्वारा उद्योग विशेष में उत्पादन किया जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ फ्रेंड्स, कि समाज के जो विभिन्न समूह हैं या विभिन्न वर्ग हैं, वह अपनी अपनी रुचि या कार्यकुशलता के आधार पर उत्पादन के अलग अलग चरण या अलग अलग प्रक्रियाएं पूरी करते हैं और उसको असेंबल करके एक जो फाइनल उत्पादन है उसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एडम स्मिथ ने इसके लिए एक प्रसिद्ध पिन का उदाहरण दिया, जिसका जिक्र मैंने पिछले पृष्ठ में आपके साथ किया था। तो पिन के उदाहरण में एडम स्मिथ बताते हैं कि इस वस्तु के उत्पादन में 18 चरण या प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो ये जो 18 प्रक्रियाएं यदि एक ही व्यक्ति करता है तो वह केवल 20 पिन का उत्पादन ही एक दिन में कर पाता है, और यदि श्रम विभाजन किया जाए तो व्यक्ति 4800 के लगभग पिन एक दिन में बना सकता है। तो यह श्रम विभाजन का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। एडम स्मिथ ने श्रम के सामाजिक विभाजन पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि के लिए सभी व्यक्तियों के सहयोग पर जोर दिया गया है। एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशेष प्रकार का श्रम जो व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान का उत्पादन करता है, सामाजिक श्रम में बदल जाता है जो कि सभी के लिए माल का उत्पादन करता है। तो दोस्तों, एडम स्मिथ कहते हैं कि एक व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए
सभी व्यक्तियों को आपस में सहयोग करना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमको अनंत प्रकार की वस्तुओं की एक दिन में आवश्यकता होती है और हम सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते। तो ऐसे में दूसरा व्यक्ति जो कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, हम अपनी वस्तु के बदले में उसके द्वारा उत्पादित की गई वस्तु को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो श्रम विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विशेष प्रकार का श्रमिक अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन करता है और यदि आधिक्य का उसने उत्पादन किया तो वह अपने उत्पादन के बदले में दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया उत्पादन भी इससे प्राप्त कर सकता है। तो व्यक्ति स्वयं की जरूरत के लिए उत्पादन कर रहा है, लेकिन बाद में यह सामाजिक श्रम में बदल जाता है जो कि सभी के लिए माल का उत्पादन करता है। श्रम विभाजन एक प्रकार की सामाजिक सहकारिता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाता है। अलग अलग समूह अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं और राष्ट्रीय आय में योगदान देते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि स्वभाव से ही मनुष्य उस कार्य को करना पसंद करता है जिसके लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त है। एडम स्मिथ कहते हैं कि श्रम विभाजन कितना हो पाएगा यह बाजार के आकार पर निर्भर करेगा। तो श्रम विभाजन की मात्रा बाजार के आकार पर निर्भर करती है। वस्तु विशेष के बाजार का आकार जितना अधिक होगा, श्रम विभाजन भी उतना ही अधिक होना संभव है। तो एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन का लाभ उठाने के लिए बड़े पैमाने के उत्पादन की सिफारिश की। तो बड़े पैमाने का उत्पादन यदि होगा तो श्रम विभाजन का लाभ भी अधिक मिलेगा। और श्रम विभाजन पूंजी की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है? क्योंकि यदि पूंजी उपलब्ध होगी, जितनी मात्रा में पूंजी अधिक उपलब्ध होगी उतनी ही बड़े पैमाने का उत्पादन हम कर सकते हैं और बड़े पैमाने का उत्पादन होगा तो श्रम विभाजन भी अधिक होगा। तो एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन का उदय विनिमय की स्वाभाविक प्रवृत्ति के द्वारा हुआ है। एडम स्मिथ कहते हैं कि मनुष्यों में विनिमय की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है। हर व्यक्ति स्वयं द्वारा उत्पादित की गई वस्तु के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है और ऐसे में व्यक्ति स्वयं की वस्तु के बदले में अन्य व्यक्ति के द्वारा उत्पादित वस्तु प्राप्त करना चाहता है। यहीं से विनिमय के द्वारा ही श्रम विभाजन का प्रारंभ होता है और धीरे धीरे व्यक्ति जिस वस्तु के उत्पादन में कार्यकुशल है उसके उत्पादन में संलग्न हो जाता है। उसका उत्पादन वह बड़ी मात्रा में करता है, कार्यकुशलता से करता है और उसके द्वारा अन्य अपने उपभोग की या पसंद की वस्तुएं प्राप्त करता है। एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन के निम्न लाभ बताए। यह विशिष्टीकरण के माध्यम से श्रम की उत्पादकता को बढ़ाता है। तो श्रम विभाजन के द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु विशेष के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं और इससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है। काम जितना अधिक उपविभाजित होता जाता है तो उस कार्य को करने में व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाता है और वह उस कार्य को जल्दी से पूरा कर लेता है। इससे एक दिन में कुल मिलाकर श्रम का उत्पादन बढ़ जाता है। तीसरा, जब काम को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है और एक श्रमिक को पूरे कार्यकाल में काम का एक छोटा सा हिस्सा ही करने के लिए कहा जाता है तो उस कार्य में श्रमिक की दक्षता और कौशल में वृद्धि होती है। फिर एडम स्मिथ कहते हैं कि श्रम विभाजन श्रम की बचत करता है और इससे औजारों की भी बचत होती है। यदि एक ही श्रमिक उत्पादन की समस्त प्रक्रियाएं पूरी करेगा
तो हर व्यक्ति को वस्तु का उत्पादन करने के लिए समस्त प्रकार के औजार, उपकरण और मशीनरी की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि एक ही चरण एक व्यक्ति पूरा करता है तो उसको कुछ विशेष प्रकार के उपकरण ही चाहिए होंगे। हर व्यक्ति को हर उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी। तो इससे समय और औजार की बचत भी होती है। एडम स्मिथ कहते हैं कि श्रम विभाजन के कारण उत्पादन तेजी से बढ़ता है, और जब उत्पादन तेजी से बढ़ता है तो इससे जो निवेशक हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन दोस्तों, एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन के कुछ नुकसान भी बताए। एडम स्मिथ कहते हैं कि श्रम विभाजन के कारण श्रमिक वस्तु उत्पादन की एक या दो प्रक्रियाओं तक ही सीमित रहता है। प्रत्येक व्यक्ति वस्तु को बनाने का एक ही प्रकार का कार्य करता रहता है, इसलिए उसको कार्य को पूरा करने की जो व्यक्तिगत संतुष्टि है वह प्राप्त नहीं होती। एक व्यक्ति जब वस्तु उत्पादन की समस्त प्रक्रियाओं का हिस्सा होता है और उसका उत्पादन करता है तो उसको एक संतुष्टि प्राप्त होती है कि उसने उस वस्तु को निर्मित किया। लेकिन जब आप उसका एक ही चरण पूरा करते हो हमेशा, तो आपको यह वाली संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। दूसरा, एडम स्मिथ कहते हैं विशिष्टीकरण श्रम की गतिशीलता में बाधा डालता है। जो अकुशल श्रमिक हैं वह मजदूरी ऊंची होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान में और एक उद्योग से दूसरे उद्योग में आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो विशिष्ट श्रमिक है वह उसकी गतिशीलता में बाधा आती है, क्योंकि जब उसके अनुकूल काम मिलेगा तभी वह गतिशील हो सकता है या एक उद्योग से दूसरे उद्योग और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह परिवर्तित अपनी मजदूरी कर सकता है। एक ही कार्य को बार बार करने से श्रमिकों को उकताहट होती है, जिससे कि उनमें मानसिक तनाव तथा जड़ता उत्पन्न होती है। व्यक्ति को एक ही प्रकार का कार्य करते करते उकताहट होने लगती है, ऐसा एडम स्मिथ कहते हैं। अब हम मुद्रा के संबंध में एडम स्मिथ के विचारों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, विभिन्न आर्थिक चरों में मुद्रा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो एडम स्मिथ ने भी अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस की पहली बुक यानी प्रथम अध्याय के चैप्टर 5 में मुद्रा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, एडम स्मिथ एक परंपरावादी अर्थशास्त्री थे और परंपरावादी विचारधारा के अनुरूप ही एडम स्मिथ भी मुद्रा को विनिमय का एक माध्यम मानते थे। और एडम स्मिथ कहते हैं इस चैप्टर में कि लेबर मुद्रा का पहला रूप था। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो कि विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है उसको एडम स्मिथ ने मुद्रा माना है। और जो श्रम है वह एडम स्मिथ के अनुसार पहली मुद्रा थी, यानी श्रम ही वह अवधारणा थी, वह कॉन्सेप्ट था जिसने कि विनिमय के माध्यम के रूप में सर्वप्रथम कार्य किया। तो एडम स्मिथ लिखते हैं, लेबर वॉज द फर्स्ट प्राइस, द ओरिजिनल परचेज, मनी दैट वॉज पेड फॉर ऑल थिंग्स. It was not by gold or silver, but by labor that all the wealth of the world was originally purchased. तो एडम स्मिथ के अनुसार सोना चांदी नहीं बल्कि श्रम था जिसके के द्वारा दुनिया में सर्वप्रथम चीज़ों का लेन देन संभव हुआ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रथम भाग के पहले 3 अध्यायों में श्रम विभाजन के पश्चात मुद्रा पर चर्चा की। मुद्रा के प्रादुर्भाव के संबंध में स्मिथ का कथन है, किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति व्यापारी होता है, इसलिए वास्तव में वाणिज्य के एक सार्वभौमिक उपकरण हेतु मुद्रा की आवश्यकता है। तो दोस्तों, एडम स्मिथ कहते हैं कि जब हम आपस में लेन देन करते हैं
तो उसके लिए विनिमय के माध्यम के रूप में हमको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। स्मिथ ने इसको मुद्रा का नाम दिया। तो इस प्रकार मुद्रा वह उपकरण है जो विनिमय में सहायता करती है। इसके बिना बड़े पैमाने का उत्पादन और व्यापार भी संभव नहीं है। स्मिथ के अनुसार मुद्रा श्रम विभाजन को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि मुद्रा नहीं होगी तो श्रम विभाजन भी नहीं होगा, क्योंकि श्रम विभाजन के अंतर्गत अलग अलग व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया के अलग अलग चरण पूरे करता है और फिर इसके बदले में आय मुद्रा के रूप में ही प्राप्त करता है और उससे अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तुएं खरीदता है। यदि मुद्रा नहीं होगी तो विनिमय संभव नहीं होगा और व्यक्ति को अपने उपभोग के समस्त जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो स्वयं ही निर्मित करनी होंगी। तो श्रम विभाजन को यदि हम व्यापक स्तर पर लागू करना चाहते हैं तो मुद्रा इसके लिए अवश्यंभावी है। स्मिथ कहते हैं कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का प्रादुर्भाव स्वतः ही हुआ है। दोस्तों, पिछली वीडियो कड़ी में हमने एडम स्मिथ के प्रकृतिवाद और आशावाद के संबंध में पढ़ा था, जिसमें कि एडम स्मिथ ने बताया कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी अवधारणाएं हैं, वह स्वतः ही धीरे धीरे निर्मित होती हैं, किसी व्यक्ति ने उनका प्रादुर्भाव नहीं किया होता। तो मुद्रा भी उनमें से एक है, जिसका कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के निवारण के लिए स्वतः ही प्रादुर्भाव हुआ है। स्मिथ ने मुद्रा के दो प्रमुख कार्य बताए। पहला, मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है और दूसरा, मूल्य के मापन का कार्य भी मुद्रा करती है। किसी भी वस्तु में कितना मूल्य निहित है, इसका मापन हम मुद्रा के द्वारा करते हैं और चूंकि मूल्य का मापन मुद्रा के द्वारा करती है, तभी मुद्रा के द्वारा विनिमय होना भी संभव है या विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का कार्य हो सकता है। मुद्रा को एडम स्मिथ ने वस्तुओं की सांकेतिक कीमत माना। वास्तविक कीमत मुद्रा का क्रय मूल्य या क्रय क्षमता है और सांकेतिक कीमत वस्तु की हम मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं, ऐसा एडम स्मिथ मानते हैं। एडम स्मिथ ने वाणिज्यवादियों की आधिक्य मुद्रा को अपसंचय करके रखने की सोच का विरोध किया। जो वाणिज्यवादी थे वे मुद्रा को ही धन मानते थे और इसको अपने पास संचय करके रखने में विश्वास करते थे। एडम स्मिथ के अनुसार आधिक्य मुद्रा विदेशों को निर्यात हो जाती है, क्योंकि एडम स्मिथ के समय में स्वर्णमान प्रचलित था और स्वर्णमान के अंतर्गत यदि किसी देश में मुद्रा की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने के कारण वहाँ के निर्यात कम होंगे और आयात बढ़ जाएंगे और प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण मुद्रा का निर्यात हो जाएगा। तो इस तरीके से मुद्रा को अपसंचय करने में एडम स्मिथ विश्वास नहीं रखते थे। एडम स्मिथ का सुझाव था कि प्रचलन में मुद्रा की जो मात्रा है वो आंतरिक आर्थिक गतिविधि के स्तर से निर्धारित की जानी चाहिए। आर्थिक गतिविधियों का स्तर यदि बढ़ता है तो फिर मुद्रा की मात्रा भी उनके अनुरूप बढ़नी चाहिए, ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। तो दोस्तों, एडम स्मिथ ने परंपरावादी सोच के अनुसार मुद्रा को विनिमय का माध्यम माना है। हम जब परंपरावादी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो हम सबने एक कथन जरूर सुना होगा कि मुद्रा एक आवरण है जिसकी ओट में समस्त आर्थिक गतिविधियां संपन्न की जाती हैं। तो मुद्रा अपने आप में धन नहीं है, लेकिन यह इसके माध्यम से हम उसका मूल्य व्यक्त करते हैं और उसका लेन देन करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एडम स्मिथ के मूल्य निर्धारण सिद्धांत के संबंध में चर्चा करेंगे। अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस की बुक फर्स्ट के चैप्टर 7 में एडम स्मिथ ने
मूल्य के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मूल्य निर्धारण के संबंध में यूं तो एडम स्मिथ के विचार ज़्यादा स्पष्ट और वैज्ञानिक नहीं हैं, थोड़े से बिखरे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस अध्याय में एडम स्मिथ द्वारा सुझाए गए मूल्य निर्धारण के तरीके और कुछ उदाहरण आर्थिक विचारों के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनके कई विचार आधुनिक मूल्य सिद्धांत की नींव भी हैं। तो एडम स्मिथ ने अपने सिद्धांत में प्राकृतिक मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर किया है। एडम स्मिथ कहते हैं कि जो प्राकृतिक कीमत है वस्तु की, वही उसकी केंद्रीय कीमत है और बाजार कीमत की प्राकृतिक कीमत की ओर पहुंचने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो एडम स्मिथ के शब्दों में द नेचुरल प्राइस देयरफॉर इज एज इट वर द सेंट्रल प्राइस टू विच द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज आर कंटिन्यूअली ग्रेविटेटिंग। तो एडम स्मिथ का विचार था कि जो प्राकृतिक कीमत है वही केंद्रीय कीमत है और बाजार कीमत उसके चारों ओर घूमती है और बाजार कीमत की प्राकृतिक कीमत की ओर पहुंचने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब हम विस्तार से एडम स्मिथ के मूल्य निर्धारण संबंधी विचारों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, एडम स्मिथ ने मूल्य के संबंध में चर्चा प्रारंभ करते हुए उपयोग मूल्य तथा विनिमय मूल्य में भेद किया। उपयोग मूल्य वस्तु की उपयोगिता को बताता है तथा विनिमय मूल्य वस्तु की अन्य वस्तुओं को क्रय करने की क्षमता को बताता है। तो दोस्तों, यहाँ पर उपयोग मूल्य से एडम स्मिथ का जो तात्पर्य है वो वस्तु की यूटिलिटी या उपयोगिता से है और विनिमय मूल्य से एडम स्मिथ का जो तात्पर्य है वह वस्तु की क्रय क्षमता या परचेजिंग पावर से है। एडम स्मिथ ने उपयोग मूल्य तथा विनिमय मूल्य का जो अंतर है वह बहुत ही प्रसिद्ध हीरे तथा पानी के उदाहरण द्वारा समझाया है। एडम स्मिथ कहते हैं कि पानी का उपयोग मूल्य सर्वाधिक है, यानी कि उपयोगिता की दृष्टि से, यूटिलिटी की दृष्टि से पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी यूटिलिटी व्यक्ति के लिए सर्वाधिक है, लेकिन अबंडेंट होने के कारण, बहुतायत में उपलब्ध होने के कारण इसका विनिमय मूल्य बहुत ही कम है। जबकि जो हीरा होता है इसका जो उपयोग मूल्य यानी कि उपयोगिता है यह बहुत ही नगण्य है, लेकिन इसका विनिमय मूल्य यानी कि इसकी जो क्रय क्षमता है वह सर्वाधिक है। तो उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य का जो भेद है वह इस उदाहरण के द्वारा हम बखूबी समझ सकते हैं। स्मिथ ने हालांकि मूल्य में उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य दो भेद बताए, लेकिन जो एडम स्मिथ की पुस्तक है उसमें उनका जो प्रमुख सरोकार था वो विनिमय मूल्य निर्धारण के संबंध में ही था। विनिमय मूल्य वस्तुओं का किस प्रकार से निर्धारित होगा या किया जा सकता है, इसको एडम स्मिथ ने समझाने की चेष्टा की। एडम स्मिथ ने मूल्य निर्धारण के संबंध में दो विचारधाराएं दी, श्रम मूल्य सिद्धांत और उत्पादन लागत सिद्धांत, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ का मानना था कि श्रम ही मूल्य का वास्तविक स्रोत है। अपनी प्रसिद्ध लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में एडम स्मिथ कहते हैं कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वह उसके उत्पादन में खर्च हुए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। किसी वस्तु के उत्पादन में हमने जितना श्रम व्यय किया है उतना ही उस वस्तु का मूल्य होगा। स्मिथ के अनुसार सभी वस्तुओं की वास्तविक कीमत उन्हें प्राप्त करने में लगा परिश्रम व परेशानियां हैं। यानी वस्तुओं को प्राप्त करने में हमने जितना लेबर सेक्रीफाइस किया है वही उस वस्तु की लागत और वास्तविक कीमत है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र में जो प्रसिद्ध श्रम मूल्य का सिद्धांत है इसकी अवधारणा सर्वप्रथम राजनीतिक अर्थव्यवस्था के जनक
एडम स्मिथ द्वारा दी गई। तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के फाउंडर हैं एडम स्मिथ। अब दोस्तों, सबसे बड़ी जो आयरनी या विडंबना है वो ये कि एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया श्रम मूल्य का सिद्धांत ही बाद में परंपरावादी अर्थशास्त्र या पूंजीवाद पर प्रहार के लिए कार्ल मार्क्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि श्रम ही समस्त प्रकार का मूल्य उत्पादित किया जाता है, लेकिन यह जो मूल्य है यह पूंजीपतियों द्वारा ले लिया जाता है और श्रमिकों को प्रतिफल के रूप में प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से श्रमिकों का शोषण होता है। अब फ्रेंड्स, एक तरफ तो एडम स्मिथ ने श्रम मूल्य का सिद्धांत दिया और कहा कि वस्तु के उत्पादन में लगा हुआ श्रम ही उस वस्तु की कीमत या मूल्य को बताता है, लेकिन उसके बाद में एडम स्मिथ कहते हैं कि वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। और इस उत्पादन लागत में उन्होंने केवल श्रम लागत को ही नहीं बल्कि भूमि, पूंजी और श्रम को किए गए भुगतान सम्मिलित किए गए। तो एक तरफ तो तीनों प्रकार के जो साधन हैं, भूमि, पूंजी तथा श्रम, इनको किए गए भुगतान कीमत निर्धारण में स्मिथ ने शामिल किए और उससे पहले उन्होंने केवल श्रम मूल्य को ही कीमत निर्धारण में चुना। तो इन दोनों में से कौन सा सिद्धांत सही है, इसको चुनने में एडम स्मिथ असमर्थ रहे। एक जो तथ्य ध्यान देने योग्य है वो ये कि स्मिथ ने कीमत निर्धारण के सभी पहलुओं पर विचार व्यक्त किए। यह स्मिथ का एक गुण है। स्मिथ ने प्राकृतिक कीमत और बाजार कीमत पर भी अपने विचार व्यक्त किए। स्मिथ का कहना था कि आदिम युग में जब पूंजी संचय प्रारंभ नहीं हुआ था तथा भूमि में भी विनियोजन नहीं हुआ था, तब श्रम ही मूल्य का एकमात्र निर्धारक एवं मूल्य को मापने का साधन था। बाद में स्मिथ पलट जाते हैं और कहते हैं कि वास्तविक दुनिया में उत्पादन के एक से अधिक साधन होते हैं। किसी भी वस्तु का उत्पादन भूमि, पूंजी तथा श्रम सभी के पारस्परिक सहयोग से होता है और ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत भी तीनों साधनों को किए गए भुगतान का योग होगी। तो इस प्रकार से स्मिथ ने पहले ये माना कि श्रम ही मूल्य का एकमात्र निर्धारक है और उसका मापक भी है, लेकिन बाद में स्मिथ कहते हैं कि उत्पादन के जो सभी साधन हैं इनको किए गए भुगतान का योग, यानी कि उत्पादन की जो लागत है, कुल लागत, वह वस्तु की कीमत निर्धारित करेगी। अपने इसी चैप्टर में स्मिथ ने बाद में प्राकृतिक कीमत और बाजार कीमत में भेद किया। प्राकृतिक कीमत के बारे में स्मिथ का कहना था कि प्रत्येक समाज में ब्याज, मजदूरी, लाभ, लगान की जो औसत दर विद्यमान होती है उसी को प्राकृतिक दर कहा जाता है और इसी प्राकृतिक दर से प्राकृतिक कीमत का निर्धारण होता है। तो दोस्तों, उत्पादन के जो समस्त साधन हैं उनको दिए जाने वाला जो औसत प्रतिफल है उसको यदि हम जोड़ लें तो वह उत्पादन की लागत होगी और उत्पादन की जो लागत है वही वस्तु की प्राकृतिक कीमत मानी जाएगी। तो इस प्रकार से लाभ, मजदूरी, लगान और ब्याज, यानी कि उत्पादन के साधनों को दिया जाने वाला जो प्रतिफल है, औसत प्रतिफल, वही कीमत का भाग है या कीमत में सम्मिलित होता है। प्राकृतिक कीमत की अवधारणा ही मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धांत कही जाती है। तो उत्पादन लागत का जो सिद्धांत है उसके आधार पर वस्तु की प्राकृतिक कीमत का निर्धारण होता है, लेकिन बाजार में जो कीमत प्रचलित होती है वह इस प्राकृतिक कीमत से कम या ज़्यादा हो सकती है। प्रतियोगी बाजार तंत्र द्वारा स्वतः ही संतुलन या प्राकृतिक कीमत का निर्धारण हो जाता है। स्मिथ कहते हैं कि यदि बाजार कीमत प्राकृतिक कीमत से अधिक है तो पूर्ति में वृद्धि होगी और बाजार कीमतें कम हो जाएंगी और
पुनः प्राकृतिक कीमत की तरफ आने लगेंगी। लेकिन यदि बाजार कीमतें प्राकृतिक कीमतों से कम हैं तो पूर्ति बढ़ेगी और बाजार कीमतों को प्राकृतिक कीमतों की तरफ धकेल देगी। यानी कि जो मार्केट मैकेनिज्म है या बाजार तंत्र है वह स्वतः ही संतुलन स्थापित करता है और बाजार कीमतों को प्राकृतिक कीमत की तरफ ले जाने की चेष्टा करता है। लेकिन दोस्तों, बाजार कीमत प्राकृतिक कीमत से कम या ज़्यादा क्यों होती है, यह एडम स्मिथ स्पष्ट नहीं कर पाए। शायद मांग पक्ष की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उत्पादन लागत को तो उन्होंने प्राकृतिक कीमत मान लिया और मांग की शक्तियों के द्वारा जो वेरिएशन आता है उसको एडम स्मिथ ने शायद समझा तो सही, लेकिन उसको ठीक प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो दोस्तों, एडम स्मिथ का जो मूल्य सिद्धांत है, आर्थिक विचारों के इतिहास में एडम स्मिथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट योगदान माना जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि श्रम मूल्य का सिद्धांत की अवधारणा भी एडम स्मिथ द्वारा दी गई और उत्पादन लागत की जो सिद्धांत की अवधारणा है वह भी एडम स्मिथ के द्वारा दी गई। लेकिन इनकी जो कमी या आलोचना की गई वो इस आधार पर कि इन्होंने दोनों बातें कह दी, लेकिन इनमें से सही कौन सी है वह चुनने में असमर्थ रहे। दूसरी जो आलोचना एडम स्मिथ के मूल्य सिद्धांत की विचारकों द्वारा की गई वह यह कि श्रम लागत को मापना कठिन है। हालांकि स्मिथ ने उत्पादन में जो श्रम व्यय किया गया है उससे श्रम लागत की गणना की, यानी कि किसी वस्तु के उत्पादन में कितने श्रम घंटे या श्रम दिवस व्यय हुए वह श्रम लागत का माप है। लेकिन फ्रेंड्स, इस माप में एक प्रॉब्लम है, वो ये कि सभी श्रमिक एक समान उत्पादक नहीं होते। कोई श्रमिक उतने ही समय कार्य करके कम उत्पादन कर सकता है और दूसरा श्रमिक उतने ही घंटे या समय में काम करके अधिक उत्पादन कर सकता है। और अलग अलग श्रमिकों के कार्य की गुणवत्ता भी दिए गए समय में अलग अलग हो सकती है। तो कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक, इनकी जो काम करने की क्षमता है या उत्पादकता है वह अलग अलग है। हालांकि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे उन्होंने श्रम की समरूपता की मान्यता ली थी, लेकिन सामान्यतया श्रम समरूप नहीं होता, इसलिए श्रम लागत को मापना कठिन है। फिर गैर उपयोगी कार्य में लगे हुए श्रमिकों में मूल्य नहीं होता। बहुत सारे श्रमिक ऐसे होते हैं जो कि वस्तुओं का उत्पादन तो करते हैं लेकिन उनकी उपयोगिता कम होती है, तो फिर उसका मूल्य नहीं होता। मार्क्स भी स्वीकार करते हैं कि उपयोगिता के बिना किसी भी वस्तु में मूल्य होना संभव नहीं है। वस्तु की उपयोगिता होगी तभी उसका मूल्य होगा। तो ऐसे श्रमिक जो कि कम उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं उनके मूल्य को मापना कठिन है। कुछ आलोचकों द्वारा यह भी कहा गया कि एडम स्मिथ का जो मूल्य सिद्धांत है वह दुर्लभ वस्तुओं के मूल्य की व्याख्या करने में असमर्थ है, जैसे कि कलात्मक वस्तुएं। तो जो श्रम लागत का सिद्धांत है उसके अनुसार भी और उत्पादन लागत के सिद्धांत के अनुसार भी जो दुर्लभ वस्तुएं हैं, कलाकृतियां हैं, कलात्मक वस्तुएं हैं, उनके मूल्य की व्याख्या करना संभव नहीं है। उत्पादन लागत सिद्धांत में प्राकृतिक कीमत की गणना के बारे में कुछ नहीं कहा गया, अतः यह अर्थहीन है, ऐसा आलोचक कहते हैं। दूसरा, बाजार कीमतों में और प्राकृतिक कीमतों में अंतर या परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इन वेरिएशंस की जो कारण है उनकी व्याख्या भी स्मिथ अपने मूल्य सिद्धांत में नहीं कर पाए। यह एडम स्मिथ के मूल्य सिद्धांत की एक बड़ी कमजोरी मानी जाएगी। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ के मूल्य निर्धारण सिद्धांत के पश्चात एडम स्मिथ के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनमें से एक है वितरण के एडम स्मिथ के विचार। एडम स्मिथ ने वितरण के
सभी अंगों लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि के बारे में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस की बुक फर्स्ट में कुछ न कुछ लिखा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एडम स्मिथ के लगान संबंधी विचारों पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, एडम स्मिथ प्रकृतिवादी विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। तो लगान संबंधी एडम स्मिथ के जो विचार हैं उनमें भी कई स्थानों पर प्रकृतिवादी विचारों की छाप हमको देखने को मिलती है। एडम स्मिथ ने कहीं तो लगान को उत्पादन लागत का भाग माना है और कहीं कहीं इसको भूमिपतियों को मिलने वाला विशेष अधिशेष कहा है। एडम स्मिथ के ही शब्दों में, as soon as the land of any country has all become private property, the landlords, like all other men, love to reap where they never sowed and demand a rent even for its natural produce। तो दोस्तों, उक्त कथन का तात्पर्य है कि पुराने युग में जो भूमि थी वो बहुतायत में उपलब्ध थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और भूमि पर निजी आधिपत्य लोगों का होता चला गया, तो भूमिपति जो थे उन्होंने भूमि के उपयोग के लिए लगान वसूल करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि इस पर उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया, कुछ भी फसल उन्होंने नहीं उगाई और जो भी भूमि की उपज है वो प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा उत्पादित की गई थी। लेकिन फिर भी जो भूमिपति थे उन्होंने निजी संपत्ति के अधिकार के कारण इससे लगान वसूल करना प्रारंभ कर दिया, ऐसा एडम स्मिथ कहते हैं। तो अब हम एडम स्मिथ के लगान संबंधी विचारों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लगान के संबंध में एडम स्मिथ के विचार बहुत अधिक सुगठित नहीं थे। कहीं कहीं बीच में आश्चर्यजनक रूप से लगान के जो आधुनिक सिद्धांत है उससे मिलते जुलते एडम स्मिथ के विचार हैं, लेकिन कहीं कहीं उन पर प्रकृतिवादी विचार का प्रभाव है। स्मिथ ने लगान को भूमिपति को दिया जाने वाला एकाधिकारी मूल्य कहा है और यह स्थिति भूमि की उत्पादकता के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। भूमि की उत्पादकता भिन्न भिन्न होती है तो भूमिपति को दिया जाने वाला एकाधिकारी मूल्य अथवा लगान भी अलग अलग पाया जाता है। फिर स्मिथ कहते हैं कि परिवहन सेवाओं में वृद्धि के साथ लगान में कमी होने लगती है और इसमें समानता आने लगती है। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट संभव है तो लोग शहर के समीप की जो भूमि है वह अगर महंगी हो जाती है तो उसके स्थान पर दूरस्थ स्थानों पर जो फालतू पड़ी हुई भूमि है वहाँ जाकर कृषि कार्य करने लगते हैं। तो परिवहन सेवाओं के साथ में लगान में कमी आती है। हेने कहते हैं एकाधिकारी के रूप में भूमिपति तथा एकाधिकारी मूल्य के रूप में लगान की गलत अवधारणा को छोड़कर लगान का जो दृष्टिकोण है एडम स्मिथ का वो आधुनिक अवधारणा के करीब है। तो हेने का ये कथन है कि एडम स्मिथ ने कहा कि लगान भूमिपति को मिलने वाला एकाधिकारी मूल्य है। यह बात आधुनिक सिद्धांत के मिलती जुलती नहीं है, लेकिन एडम स्मिथ के जो अन्य विचार हैं लगान के संबंध में वह लगान के आधुनिक सिद्धांत के काफ़ी समीप हैं। जीड एंड रिस्ट कहते हैं कि एडम स्मिथ ने प्रकृतिवादियों के प्रभाव में लगान को धरती की विशेष प्राकृतिक शक्तियों के लिए एक उपहार के रूप में माना है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एडम स्मिथ पर प्रकृतिवादी विचारों का काफ़ी प्रभाव था। तो जैसे कि प्रकृतिवादियों ने लगान को धरती की शक्तियों के लिए उपहार माना भूमिपतियों के लिए, उसी प्रकार से एडम स्मिथ ने भी
यह भूमिपतियों के लिए एक उपहार या एकाधिकारी मूल्य माना। एडम स्मिथ कहते हैं कि जो कृषि का क्षेत्र है इसमें प्राकृतिक शक्तियां भी मनुष्य के साथ कार्य करती हैं और इसलिए लगान इसमें उत्पन्न होता है। लेकिन विनिर्माण जो उद्योग है उसमें मनुष्य प्रकृति की सहायता के बिना कार्य करता है, इसलिए उसको दिए जाने वाला जो पारिश्रमिक है वो केवल उत्पादन लागत के समान ही होता है। यह कोई विशेष लाभ या अधिशेष नहीं होता। जबकि कृषि में मनुष्य प्रकृति के सहयोग से काम करता है, इसलिए भूमि का लगान भूमिपति के लिए उत्पादन की लागत से अधिक और ऊपर एक विशेष अधिशेष होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो पिछला मूल्य निर्धारण का सिद्धांत था उसमें पढ़ा कि एडम स्मिथ के अनुसार लगान लागत का भाग है, लेकिन लगान सिद्धांत के अंतर्गत स्मिथ कह रहे हैं कि लगान उत्पादन की लागत से ऊपर एक विशेष अधिशेष है। तो इस प्रकार लगान और कीमत के संबंध में एडम स्मिथ के विचार बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। आलोचकों का कहना है कि स्मिथ का दृष्टिकोण हर बार नए विचार के साथ सुविधा अनुसार बदलता है। जैसे जैसे स्मिथ ने विभिन्न आर्थिक चरों के बारे में चर्चा की, वैसे वैसे सुविधा अनुसार उनका नजरिया बदलता चला गया। एक स्थान पर स्मिथ का कहना था कि लगान वस्तुओं की कीमत निर्धारण करता है और दूसरे स्थान पर इसके विपरीत कुछ और, जैसा कि मैंने आपको बताया, एडम स्मिथ ने कहा कि लगान लागत से ऊपर एक अधिशेष है। तो इस प्रकार से लगान के संबंध में एडम स्मिथ के जो विचार हैं वह बहुत स्पष्ट नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम वितरण सिद्धांत के दूसरे महत्वपूर्ण अंग मजदूरी सिद्धांत पर एडम स्मिथ के विचारों की चर्चा करेंगे। अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस की बुक फर्स्ट के चैप्टर 8 में एडम स्मिथ ने मजदूरी के ऊपर अपने विचार दिए हैं। फ्रेंड्स, मजदूरी के संबंध में भी एडम स्मिथ के जो विचार हैं वे बहुत ही अस्पष्ट हैं। मजदूरी सिद्धांत के संबंध में जितने भी प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं और एडम स्मिथ के अनुयायी अर्थशास्त्रियों ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं वो सभी विचार एडम स्मिथ के साहित्य में एक साथ हमको पढ़ने को मिलते हैं। एडम स्मिथ ने मजदूरी के मांग पूर्ति सिद्धांत की भी चर्चा की, मजदूरी के लौह सिद्धांत की चर्चा की, मजदूरी कोष सिद्धांत की चर्चा की, जीवन निर्वाह सिद्धांत की भी उन्होंने चर्चा की। तो सभी प्रकार की जो मजदूरी संबंधी अवधारणाएं हैं एक साथ स्मिथ के मजदूरी सिद्धांत में हमको पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत, यह अंतर एडम स्मिथ स्वयं भी नहीं कर पाए। एडम स्मिथ का मजदूरी के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ। What are the common wages of labor depends everywhere upon the contract usually made between those two parties. Those interests are by no means the same. The workmen desire to get as much, the masters to give as little as possible. तो फ्रेंड्स, एडम स्मिथ कहते हैं कि जो मजदूरी की दर का निर्धारण है वह दो पार्टियों के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि दोनों के हित एक समान नहीं हैं। जो मजदूर हैं वो ज़्यादा चाहते हैं और जो मालिक हैं वो जितना हो सके कम उन्हें देना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह सौदेबाजी के द्वारा, मोल भाव के द्वारा या मांग पूर्ति के द्वारा होने वाली मजदूरी दर के निर्धारण के संबंध में स्मिथ का इशारा है। फ्रेंड्स, यही जो कथन है एडम स्मिथ का बाद में जाकर समाजवादियों द्वारा पूंजीवाद के और परंपरावादी आर्थिक विचारों के विरुद्ध प्रयुक्त किया गया। अब एडम स्मिथ के विचारों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया, एडम स्मिथ के मजदूरी संबंधी विचार भी उनके लगान संबंधी विचारों के समान ही अस्पष्ट हैं। आर्थिक विचारों का इतिहास लिखने वाले प्रसिद्ध विचारक अलेक्जेंडर ग्रे का मत है कि यह स्मिथ की सफलता और कमजोरी का श्रेष्ठ उदाहरण है। अलेक्जेंडर ग्रे कहते हैं कि मजदूरी के संबंध में एडम स्मिथ ने इतने सारे विचार, इतने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए कि आज तक भी उन्हीं विचारों के बाहर हम मजदूरी निर्धारण के लिए नहीं गए। यानी एडम स्मिथ के सिद्धांतों में से ही अलग अलग विचारों को अलग अलग समय पर अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा मजदूरी निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है। लेकिन इस सिद्धांत की कमजोरी यह है कि एडम स्मिथ इनमें से कोई एक स्पष्ट विचार चुनने में असमर्थ रहे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, असलियत में उन्होंने मजदूरी के संबंध में वे सभी विचार प्रदान किए जो बाद के अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित किए गए। सामान्यतया एडम स्मिथ ने श्रम की मांग और पूर्ति को मजदूरी निर्धारण का कारक बताया। मैंने अभी पिछले पृष्ठ पर आपके लिए एडम स्मिथ की जो कोटेशन है वो बताई कि जो मजदूरी की दर है वह मजदूर और मालिकों की मोल भाव करने की शक्ति पर निर्भर करती है। एडम स्मिथ कहते हैं कि श्रम की पूर्ति सीमित होती है और श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पर निर्भर करती है, जो कि वस्तुओं की चालू कीमतों से निर्धारित हो रहा है। अब मजदूरी की दर का निर्धारण तो श्रम की मांग और पूर्ति से निर्धारित होता है, लेकिन जो श्रम की पूर्ति है वह जीवन निर्वाह सूचकांक पर निर्भर करती है। एडम स्मिथ कहते हैं कि श्रम की मांग का जो निर्धारण है वह मजदूरी कोष के आधार पर होता है, जो कि राष्ट्रीय आय पर निर्भर है। तो दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रीय आय का एक हिस्सा मजदूरी के लिए फिक्स होता है और इसी से मजदूरी का पेमेंट किया जाता है। यदि श्रमिकों की पूर्ति अधिक है तो मजदूरी की दर कम होगी और श्रमिकों की पूर्ति कम है तो मजदूरी की दर अधिक होगी। इसी प्रकार से श्रमिकों की पूर्ति जीवन निर्वाह लागत पर निर्भर करती है। यदि जीवन निर्वाह लागत सूचकांक कम हो जाएगा तो जनसंख्या कम होगी और श्रमिकों की पूर्ति कम होने लगेगी। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या जीवन निर्वाह सूचकांक बढ़ता है तो श्रमिकों की पूर्ति बढ़ने लगती है, क्योंकि इसके कारण जनसंख्या बढ़ती है। तो इस प्रकार से कई मजदूरी निर्धारण संबंधी विचार स्मिथ ने मिला जुलाकर प्रस्तुत किए हैं। स्मिथ कहते हैं कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में श्रम की मांग अधिक होने के कारण मजदूरी अधिक होगी, जबकि एक गतिहीन अर्थव्यवस्था में मजदूरी दर जीवन निर्वाह स्तर से नीचे आ सकती है। यदि अर्थव्यवस्था गतिहीन है, वहाँ पर उत्पादन कार्य कम हो रहा है या उसमें वृद्धि नहीं हो रही, ग्रोथ रेट कम है, तो जो मजदूरी की जो दर है वो सब्सिस्टेंस लेवल से भी नीचे आ जाएगी। एडम स्मिथ कहते हैं कि यद्यपि मजदूरी मजदूर और मालिकों की मोल भाव की शक्ति से तय होती है, लेकिन सामान्यतया यह मालिकों के पक्ष में ही रहती है। तो एडम स्मिथ का मानना था कि मजदूरों की जो मोल भाव करने की क्षमता होती है वो तुलनात्मक रूप से कम होती है, इसलिए इसमें जो मालिक हैं उनका पक्ष मजबूत रहता है। लेकिन बाद में जो एडम स्मिथ हैं वो कहते हैं कि मजदूरी भले ही कम होती चली जाए, लेकिन यह जीवन निर्वाह स्तर से नीचे नहीं गिर सकती। तो यह जो कथन है यह मजदूरी का लौह सिद्धांत कहलाता है, आयरन लॉ ऑफ वेजेस। तो आयरन लॉ ऑफ वेजेस कहता है कि किसी भी मजदूर को जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो न्यूनतम खर्च चाहिए उससे नीचे मजदूरी नहीं होगी। यदि इससे नीचे होगी
तो फिर जनसंख्या में कमी होने लग जाएगी और मजदूरों की पूर्ति जो है श्रमिकों की वह कम हो जाएगी, और श्रमिकों की पूर्ति कम होगी तो मजदूरी स्वतः ऊपर जाकर जीवन निर्वाह स्तर के बराबर हो जाएगी। स्मिथ ने यह भी कहा कि मजदूरी के भुगतान हेतु राष्ट्र में एक कोष होता है। तो बाद में माल्थस और रिकार्डो ने जो मजदूरी कोष सिद्धांत प्रस्तुत किया उसकी रूपरेखा भी स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में हमें प्रदान की, लेकिन मजदूरी कोष की उन्होंने बहुत अधिक व्याख्या नहीं की। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एडम स्मिथ के मजदूरी संबंधी विचार बहुत स्पष्ट नहीं है, हालांकि इन्होंने मजदूरी के महत्वपूर्ण जो सिद्धांत या अवधारणाएं हैं वो आर्थिक साहित्य को या आर्थिक जगत को प्रदान की। दोस्तों, वितरण सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंग लाभ एवं ब्याज के संबंध में भी स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के बुक फर्स्ट चैप्टर 11 में अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन लाभ एवं ब्याज के संबंध में एडम स्मिथ के विचार बहुत अधिक मौलिक और स्पष्ट नहीं हैं। एडम स्मिथ ने ब्याज को भी लाभ का ही भाग मान लिया। एडम स्मिथ के शब्दों में द रेट ऑफ प्रॉफिट इज नेचुरली लो इन रिच एंड हाई इन पुअर कंट्रीज एंड इट इज ऑलवेज हाईएस्ट इन द कंट्रीज विच आर गोइंग फास्टेस्ट टू रुइन। एडम स्मिथ। तो फ्रेंड्स, एडम स्मिथ का कथन है कि सामान्यतया जो लाभ की दर है वह आर्थिक विकास की दर पर निर्भर करती है। जो कम विकसित राष्ट्र हैं या गरीब राष्ट्र हैं उनमें ब्याज की दर और लाभ की दर सामान्यतया कम पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे देश धनी होता जाता है या विकसित होता जाता है लाभ की दर में वृद्धि होती है। लेकिन जिन देशों में बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा है यहाँ पर यह बहुत अधिक तीव्र लाभ की दर पाई जाती है, लेकिन यह इस चीज़ की ओर इशारा है कि इन देशों में शीघ्र ही तेजी की या इन्फ्लेशन की स्थिति आएगी और ऐसे में मजदूरी फिर बढ़ जाएगी और ब्याज की दर में और लाभ की दर में कमी आने लगेगी। तो एडम स्मिथ का कहना था कि यदि लाभ की दर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो बाद में मजदूर अधिक मजदूरी की मांग करते हैं और अर्थव्यवस्था में इससे तेजी आती है और स्वतः ही कुछ समय बाद लाभ की दर में कमी आने लगती है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लाभ और ब्याज के मध्य एडम स्मिथ भेद नहीं कर पाए। एडम स्मिथ के अनुसार ब्याज की दर भी लाभ की दर की ही परिचायक है। जब लाभ की दर अधिक होती है तो ब्याज की दर भी अधिक होती है। एडम स्मिथ के अनुसार ऊंची ब्याज की दर का आशय है कि पूंजी को लाभपूर्ण ढंग से विनियोजित किया जा सकता है। जिस कंट्री में या जिस अर्थव्यवस्था में पूंजी का विनियोग अच्छी तरीके से किया जाता है और इसके ऊपर प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है, वहाँ पर ब्याज की दर भी ऊंची होती है। एडम स्मिथ ने लाभ को पूंजी का प्रतिफल बताया और एडम स्मिथ ने ब्याज को भी पूंजी का ही प्रतिफल बताया। एडम स्मिथ कहते हैं कि ब्याज लाभ का ही भाग है जो कि पूंजीपति को पूंजी उधार लेने के बदले में चुकाया जाता है। एडम स्मिथ का कहना था कि व्यावसायिक गतिविधियों में तीव्र वृद्धि के कारण प्रतियोगिता लाभ की दर को कम कर देती है। अभी जैसा कि हमने पिछले पृष्ठ पर डिस्कस किया कि यदि आर्थिक विकास की गति बहुत तीव्र होती है तो उसके कारण प्रतियोगिता बढ़ जाती है और लाभ की दर में कमी आने लगती है। ऐसी दशा में मजदूरी का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है, जबकि अगर मंदी किसी देश में आएगी तो इसके विपरीत होगा। मंदी की स्थिति में एडम स्मिथ के अनुसार मजदूरी कम होगी और लाभ में वृद्धि होगी। जबकि दोस्तों, बाद में जाकर हम कीन्स के सिद्धांत में पढ़ेंगे कि मंदी की स्थिति में मजदूरी की दर घटती है लेकिन साथ ही साथ लाभ की दर में भी
कमी होती है। लेकिन एडम स्मिथ कहते हैं कि मंदी की स्थिति में मजदूरी घटेगी और लाभ में वृद्धि होगी। फिर एडम स्मिथ ने बाद में कहा कि यदि नए बसे हुए राष्ट्र हैं, अगर कोई राष्ट्र नया नया बस रहा है या उसमें नया विकास प्रारंभ हुआ है, तो कुछ समय तक मजदूरी व लाभ दोनों में एक साथ वृद्धि हो सकती है। अदरवाइज मजदूरी और लाभ दोनों में विपरीत संबंध है। यदि मजदूरी बढ़ेगी तो लाभ में कमी होगी और लाभ बढ़ेगा तो मजदूरी में कमी होगी। कुल मिलाकर स्मिथ लाभ और वास्तविक लाभ में भी अंतर स्पष्ट नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, एडम स्मिथ के जो ब्याज और लाभ संबंधी विचार हैं ज़्यादा स्पष्ट नहीं हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने एडम स्मिथ के वितरण सिद्धांत की आलोचना की है। तो अभी हमने वितरण के संबंध में एडम स्मिथ के लगान के बारे में एडम स्मिथ के विचार, मजदूरी के बारे में, ब्याज और लाभ के बारे में एडम स्मिथ के विचार डिस्कस किए। तो इन सभी विचारों को पढ़ने पर हमको पता चलता है कि एडम स्मिथ का जो वितरण संबंधी सिद्धांत है यह काफ़ी अस्पष्ट है। इन्होंने चाहे लगान हो या मजदूरी हो या लाभ और ब्याज हो, अपनी सुविधा अनुसार अपने जो विचार हैं उनको बदला है। स्मिथ की जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, इसमें इन्होंने शुरू के जो चैप्टर थे उसमें उत्पादन संबंधी विचार दिए, जो कि एडम स्मिथ के काफ़ी परिपक्व विचार माने जाते हैं। एडम स्मिथ ने अपने प्रारंभिक काल में ग्लासगो में जो व्याख्यान दिए थे उसमें उनके उत्पादन और व्यापार और आर्थिक विकास संबंधी विचार थे। उन्होंने वितरण पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया था। आलोचकों का कथन है कि बाद में प्रकृतिवादी विचारकों के प्रभाव में आकर अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने वितरण संबंधी विचारों को भी स्थान दिया, जो कि विचारकों का ऐसा कहना है कि वितरण के संबंध में जो प्रकृतिवादी विचार थे बहुत ही असंगत और निम्न स्तरीय थे, और एडम स्मिथ ने भी इसी गलती को दोहराया है। एडम स्मिथ का जो वितरण सिद्धांत है उसमें एडम स्मिथ के उत्पादन सिद्धांत जैसी चमक नहीं है। आर्थिक विचारों का इतिहास लिखने वाले विचारकों जीड और रिस्ट ने वितरण संबंधी स्मिथ के विचारों को उनके समस्त कार्यों में सबसे कम मौलिक माना है। स्मिथ के जो ज़्यादातर सिद्धांत हैं उनके मौलिक विचार हैं, लेकिन वितरण संबंधी जो एडम स्मिथ के विचार हैं ये उन्होंने प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों से या विचारकों से ग्रहण किए हैं। लेकिन फिर भी कुछ सिद्धांत वितरण संबंधी, जैसे कि मजदूरी कोष का सिद्धांत, स्मिथ की देन है, जिसे बाद में एडम स्मिथ के जो उत्तराधिकारी परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, विशेष तौर पर टी.आर. माल्थस और डेविड रिकार्डो, उन्होंने अपने सिद्धांत में विकसित किया। मजदूरी निर्धारण के संबंध में मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत था वो भी सबसे पहले एडम स्मिथ ने ही दिया, जिसको कि माल्थस ने आगे बढ़ाया। एडम स्मिथ ने राष्ट्रीय आय के वितरण में हितों के संघर्ष का भी पूर्वानुमान लगा लिया था। एडम स्मिथ का अनुमान था कि लाभ में और मजदूरी में विरोधाभास है। यदि राष्ट्रीय आय में मजदूरी का हिस्सा बढ़ेगा तो लाभ का हिस्सा कम होगा, और यदि लाभ का हिस्सा बढ़ेगा तो मजदूरी का हिस्सा कम होगा। एडम स्मिथ ने बताया कि मजदूरी में और लाभ में विपरीत संबंध पाया जाता है। इससे श्रम और पूंजी के हितों में हमेशा टकराव रहता है। एडम स्मिथ की श्रमिकों के साथ सहानुभूति थी तथा वे राष्ट्रीय आय में मजदूरी का हिस्सा अधिक रखने के पक्ष में थे। एडम स्मिथ के सभी जो उत्पादन संबंधी विचार हैं और अन्य विचार हैं उसमें उन्होंने एक न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी रखने का विरोध किया, और वे हमेशा ये कहते थे कि मजदूरों को उनका उचित हिस्सा हमेशा मिलना चाहिए। तो एडम स्मिथ के जो मजदूरी संबंधी विचार हैं उससे समाजवादी विचारकों ने भी बहुत प्रेरणा और विचार ग्रहण किए। एडम स्मिथ के जो उत्पादन संबंधी विचार थे वो आशावादी विचार थे, और उन्होंने सभी उत्पादक संस्थाओं को लाभप्रद माना। लेकिन वितरण के संबंध में
एडम स्मिथ के जो विचार हैं वे थोड़े से निराशावादी प्रतीत होते हैं। एडम स्मिथ जमींदारों और पूंजीपतियों के व्यवहार से परिचित थे, जो कि दूसरों की मेहनत का फल खाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो एडम स्मिथ बहुत से जमींदार पूंजीपति के साथ में उठते बैठते थे और अभिजात्य वर्ग के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। तो इन सब जो विचारों से के कारण एडम स्मिथ का ये मानना था कि जो पूंजीपति हैं वे सदैव श्रमिकों का शोषण करने की प्रवृत्ति रखते हैं और जो जमींदार हैं वो भी कृषि मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं और उपज का अधिक हिस्सा स्वयं ले लेते हैं। तो वितरण के जो सिद्धांत हैं एडम स्मिथ के वो तुलनात्मक रूप से निराशावादी विचार हैं। जीड एंड रिस्ट महसूस करते हैं कि स्मिथ को समाजवाद का अगवा कहा जा सकता है, क्योंकि समाजवादी विचारकों ने राष्ट्रीय आय के वितरण संबंधी विचारों में हित के टकराव को अवश्यंभावी माना था, जिसकी स्मिथ ने पहले ही कल्पना कर ली थी। तो दोस्तों, यूं तो एडम स्मिथ परंपरावादी अर्थशास्त्र के और पूंजीवाद के प्रणेता थे। इन्हीं के विचारों के परिणाम स्वरूप यूरोप में और अन्य देशों में पूंजीवाद पनपा, लेकिन समाजवादी विचारकों ने, विशेष तौर पर कार्ल मार्क्स ने, जो एडम स्मिथ के विचार थे, विशेष तौर पर उनके जो मजदूरी लाभ और ब्याज संबंधी विचार थे, उन्हीं का प्रयोग पूंजीवाद की आलोचना के लिए किया। तो इस प्रकार से समाजवाद का अगवा जीड एंड रिस्ट ने एडम स्मिथ को माना है। फिर एडम स्मिथ के जो अस्पष्ट विचार थे वितरण के संबंध में, एडम स्मिथ के उत्तराधिकारी रिकार्डो ने इसके बारे में अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किए। तो रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, आगे जाके हम उस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने अर्थशास्त्र के प्रणेता व महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के आर्थिक विचार, जो कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के बुक फर्स्ट में व्यक्त किए हैं, उनका हमने विस्तृत अध्ययन किया, उन पर चर्चा की। आशा है आज का यह वीडियो लेक्चर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप में से यदि किसी विद्यार्थी की इसमें रुचि है विषय में और वह इसका और विस्तृत अध्ययन करना चाहता है, तो उसकी सुविधा के लिए कुछ अच्छी पुस्तकें आर्थिक विचारों के इतिहास की और कुछ लिंक्स इस पृष्ठ पर मैंने रिकमेंड किए हैं, तो आप इनके द्वारा इस विषय का और विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। अगले वीडियो लेक्चर में हम एडम स्मिथ के बुक 2, 3, 4 और 5 में व्यक्त किए गए आर्थिक विचारों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।